हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा अलायंस। सबसे पहले आप सबको रिपब्लिक डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर डेली करंट अफेयर सेशन इन विच वी विल कवर इंपॉर्टेंट न्यूज फ्रॉम सेवरल न्यूज़पेपर, पीआईबी एंड वेरियस गवर्नमेंट सोर्सेज। और फर्स्ट टॉपिक इज कैग टू ऑडिट अर्बन बॉडी। तो हम जानेंगे जो कैग ऑडिट करने जा रहे हैं अर्बन बॉडी को, इसके बारे में, फिर कैग के बारे में भी समझेंगे क्योंकि प्री और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैग। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग हैड डिसाइडेड टू ऑडिट द अर्बन लोकल बॉडी टू ब्रिंग आउट द परफॉर्मेंस ऑफ दिस ऑथोरिटी in the context of 24th constitutional amendment carried out in the early 1990s and respective state act। जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है भारत के कैग, उन्होंने डिसाइड किया है कि वो ऑडिट करें अर्बन लोकल बॉडीज को, जो परफॉर्मेंस इस अथॉरिटी का ध्यान में रखते हुए 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को, जिसको कि किया गया था अर्ली 1990s में, और रेस्पेक्टिव स्टेट एक्ट के अनुसार ऑडिट करेंगे। 15th Finance Commission has said that State Finance Commission need to play a much more critical role in recommending tax assigned to municipality and other local government. However, barring a few states, SFC of most states have been rendered ineffective by state government। तो 15th फाइनेंस कमीशन है, उन्होंने कहा है कि जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है, इसको आवश्यक है कि वो प्ले करे एक इंपॉर्टेंट रोल रिकमेंड करने में टैक्सेस को, जो कि असाइन किया जाता है म्यूनिसिपैलिटी और अदर लोकल गवर्नमेंट को, लेकिन जो बेयर किया जाता है कुछ स्टेट को स्टेट फाइनेंस कमीशन के द्वारा, ज्यादातर स्टेट रेंडर हो जाते हैं, इनइफेक्टिव हो जाते हैं। इस कारण से टैक्स के बारे में हम जान लें। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर एन इंडिपेंडेंट ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया CAG in Part 5, Article 148 to 151, he is the head of Indian Audit and Account Department। तो कॉन्स्टिट्यूशन है भारत का, वो प्रोवाइड करता है एक इंडिपेंडेंट ऑफिस को, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का। पार्ट 5 में आर्टिकल 148 से 151 में इसके बारे में मेंशन है। वो हेड होते हैं इंडिया के ऑडिट अकाउंट डिपार्टमेंट के। CAG is appointed by the President of India by a warrant under his hand and seal। He holds office for a period of 6 years or up to the age of 65 years, whichever is earlier। कैग को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा भारत के, एक वारंट उनके हैंड और सील के अंतर्गत। वो होल्ड करते हैं ऑफिस को, 6 ईयर का टेन्यूर होता है, या अप टू द एज ऑफ 65 ईयर तक, जो भी अर्लियर होगा। कैग ऑडिट द अकाउंट रिलेटेड टू ऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ ईच स्टेट एंड यूटी हैविंग अ लेजिस्लेटिव असेंबली। ही एक्ट एज अ गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसोफर ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट। जो कैग होते हैं वो ऑडिट करते हैं अकाउंट को, जो कि रिलेटेड होता है सारे एक्सपेंडिचर से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ ईच स्टेट और यूनियन टेरिटरी का, जहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली है। वो एक्ट करते हैं गाइड, फ्रेंड और फिलोसोफर के तौर पे पब्लिक अकाउंट कमिटी के लिए पार्लियामेंट के। ही सबमिट 3 ऑडिट रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट, an audit report of appropriation account, an audit report on finance account and audit report on public undertaking। और जो कैग होते हैं वो सबमिट करते हैं 3 ऑडिट रिपोर्ट को। किनको सबमिट करते हैं? तो प्रेसिडेंट को। कौन कौन सा रिपोर्ट है? तो एक ऑडिट रिपोर्ट होता है आपका एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, एक ऑडिट रिपोर्ट होता है आपका फाइनेंस अकाउंट का, और एक ऑडिट रिपोर्ट होता है आपका पब्लिक अंडरटेकिंग का। ये आप देख सकते हैं जो कंट्रोलर का मेन फंक्शन है, तो मॉनिटर करना फंडिंग प्लान को, मैनेज करना बजट को, कंडक्ट करना वेरिएंस एनालिसिस को, कंट्रोल करना ट्रेजरी को, मदद करता है ये फंड रेजिंग इनिशिएटिव में, कंडक्ट करते हैं इंटरनल ऑडिट को, ये प्रोसेस करते हैं सारे अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को। ये सारे फंक्शन है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के। नेक्स्ट टॉपिक हमारा पैसा रूल, पीआईबी के न्यूज काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो हम जानेंगे पैसा रूल के बारे में। रिसेंटली मध्य प्रदेश हैज नोटिफाइड इट पैसा रूल ऑन द ओकेजन ऑफ जनजातीय गौरव दिवस। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश ने नोटिफाई किया है इसके पैसा रूल को जनजातीय गौरव दिवस के ओकेजन पे। क्या सिग्निफिकेंस हो जाता है इस मूव का, इसको हम समझेंगे। इट विल empower द ग्राम सभा टू डिसाइड ऑन द रूल एंड रेगुलेशन अबाउट ऑल नेचुरल रिसोर्सेज इन द फॉरेस्ट एरिया। ये इंपावर करता है ग्राम सभा को कि वो डिसाइड कर सकते हैं रूल और रेगुलेशन को सारे नेचुरल रिसोर्सेज के लिए फॉरेस्ट एरिया पे। It will give more constitutional right to the tribal people to reap the benefit of natural resources from the forest area where they live। ये जो है और ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार देता है ट्राइबल पीपल को, ताकि वो जो बेनिफिट है नेचुरल रिसोर्सेज का फॉरेस्ट एरिया का जहां पे वो रहते हैं, वो पूरी तरीके से उठा सके। Empowering the life of tribal communities and giving the tribal their right। ये empower कर रहा है जो लाइफ है ट्राइबल कम्युनिटी का, और उनको उनका अधिकार दिला रहा है। बैकग्राउंड किसका हम समझते हैं। टू ब्रिंग द पीपल रेसाइडिंग इन 5th शेड्यूल एरिया इनटू द मेन स्ट्रीम, द पार्लियामेंट इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल 243M क्लॉज 4 क्लॉज B of the Constitution has enacted the provision of Panchayat extension to Schedule Area Act 1996 PESA to extend Part 9 of the Constitution relating to Panchayat to the 5th Schedule area with certain modification and exception। लाने के लिए जो पीपल रिसाइड कर रहे हैं 5th शेड्यूल एरिया पे, उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए पार्लियामेंट ने इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल 243M क्लॉज 4 क्लॉज B में कॉन्स्टिट्यूशन के इनेक्ट किया प्रोविजन ऑफ पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट 1996 पैसा एक्ट को, ताकि एक्सटेंड किया जा सके पार्ट 9 को कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि रिलेटेड है पंचायत से 5th शेड्यूल एरिया के लिए कुछ मॉडिफिकेशन और एक्सेप्शन के साथ।
स्टेट हैविंग फिफ्थ शेड्यूल एरिया हैज बीन empowered टू मेक पंचायत लॉ फॉर दिस एरिया। और स्टेट जहां पे फिफ्थ शेड्यूल एरिया है उनको एम्पावर किया गया है कि वो पंचायत लॉ बना सके इस एरिया के लिए। With the objective of effective implementation of पैसा, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज सर्कुलेटेड ड्राफ्ट मॉडल पैसा रूल इन 2009। और जो ऑब्जेक्टिव था इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन को लेकर पैसा का, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने सर्कुलेट किया था ड्राफ्ट मॉडल पैसा रूल को 2009 में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आधार नॉर्म्स फॉर प्रिजनर सिंप्लीफाइड। जो आधार नॉर्म्स है प्रिजनर के लिए, इसको सिंप्लीफाई कर दिया गया। तो हम समझेंगे इसके बारे में क्या बैकग्राउंड, इसको समझेंगे, फिर आधार के बारे में भी जानेंगे। पहले भी हम लोगों ने आधार के टॉपिक को कंसीडर कर रखा है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI हैज कंसेंटेड टू एक्सेप्ट द प्रिजनर इंडक्शन डॉक्यूमेंट PID एज ए वैलिड डॉक्यूमेंट फॉर आधार इनरोलमेंट और अपडेट एज ए स्पेशल स्टेप टू इनरोल प्रिजन इनमेट अक्रॉस द कंट्री। जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है UIDAI, उन्होंने कंसेंट दे दिया है कि वो एक्सेप्ट करेंगे प्रिजनर इंडक्शन डॉक्यूमेंट PID को एक वैलिड डॉक्यूमेंट के तौर पे आधार इनरोलमेंट के लिए या अपडेट के लिए। ये एक स्पेशल स्टेप है इनरोल करने के लिए प्रिजन इनमेट को पूरे कंट्री के। बैकग्राउंड को हम समझते हैं। द आधार टारगेटेड डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडी बेनिफिट एंड सर्विस एक्ट 2016 अलाउ द यूज ऑफ आधार नंबर फॉर एस्टेब्लिशिंग द आइडेंटिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। जो आधार टारगेट डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडी बेनिफिट एंड सर्विस एक्ट है 2016 का, यह अलाउ करता है उपयोग करने को लेकर आधार नंबर का एस्टेब्लिश करने के लिए आइडेंटिटी को इंडिविजुअल का। Though the effort to extend Aadhaar to prison begins in 2017, the procedure did not proceed as planned since enrollment required proper supporting document। ये जो एफर्ट था एक्सटेंड करने का आधार को प्रिजन के लिए भी, ये स्टार्ट आपका 2017 में भी हो गया था, लेकिन प्रोसीड्यूर जो था वो नहीं प्रोसेस हो पाया जिस तरीके से प्लान किया गया था, क्योंकि एनरोलमेंट के लिए आवश्यकता थी प्रॉपर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की। According to National Crime Record Bureau, there were 1,319 prisons in the country as of 2021, with a total inmate population of approximately 5.5 lakh। और जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डाटा है उसके अनुसार 1,319 प्रिजन है कंट्री पे 2021 तक, और टोटल इनमेट पॉपुलेशन जो है इसमें वो 5.5 लाख का है। आधार के बारे में हम समझ ले। इट इज अ 12 डिजिट यूनिक आइडेंटिटी नंबर दैट कैन बी ऑब्टेन वॉलंटरी बाय द सिटीजन ऑफ इंडिया एंड रेसिडेंट फॉरेन नेशनल स्पेंट ओवर 182 डेज इन 12 मंथ बेस्ड ऑन देयर बायोमेट्रिक एंड डेमोग्राफिक डाटा। ये एक 12 डिजिट का यूनिक आइडेंटिटी नंबर है जिसको ऑब्टेन किया जा सकता है वॉलंटरी सिटीजन के द्वारा भारत के जो रेसाइड कर रहे हो फॉरेन नेशनल को भी, अगर उन्होंने 182 डेज से अधिक स्पेंड किया हो 12 मंथ के अंदर, तो ये बेस्ड है उनके बायोमेट्रिक और डेमोग्राफिक डाटा के ऊपर। The data is collected by the UIDAI, an authority established in 2009 by the Government of India under the jurisdiction of Ministry of Electronic and Information Technology, and which become a statutory body following the enactment of Aadhaar Act 2016। और ये जो डाटा है इसको कलेक्ट किया जाता है UIDAI के द्वारा, जो कि एक अथॉरिटी है, इसको एस्टेब्लिश किया गया था 2009 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी बन गया इनेक्ट करने के बाद आधार एक्ट को 2016 में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम। तो जो यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम है इसके बारे में हम जानेंगे। यूके हैज गिवन द गो अहेड फॉर 3,000 वीजा फॉर यंग इंडियन प्रोफेशनल टू लिव एंड वर्क इन द कंट्री इस ईयर। यूके ने गो अहेड दे दिया है 3,000 वीजा को यंग इंडियन प्रोफेशनल के लिए, को वहां पर रह सकते हैं, वर्क कर सकते हैं कंट्री पे हर एक साल। इंडिया इज द फर्स्ट वीजा नेशनल कंट्री टू बेनिफिट फ्रॉम सच ए स्कीम अंडर यूके इंडिया माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीड अपॉन लास्ट ईयर। और इंडिया जो है पहला वीजा नेशनल कंट्री बन गया है जिसको बेनिफिट होगा इस स्कीम का यूके इंडिया माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप के लिए लेके, जिसको एग्रीड किया गया था लास्ट ईयर में। अंडर इट यंग प्रोफेशनल 18 to 30 ईयर्स डिग्री होल्डिंग इंडियन नेशनल कैन लिव एंड वर्क इन द यूके फॉर अप टू 2 ईयर। इसके अंतर्गत जो यंग प्रोफेशनल होंगे जिनका एज 18 to 30 ईयर्स होगा, जो कि डिग्री होल्डिंग होंगे इंडियन नेशनल, वो रह सकते हैं, काम कर सकते हैं यूके में 2 साल तक के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोरोनिविया जॉइंट वर्क ऑन एग्रीकल्चर KJWA। तो हम जानेंगे कोरोनिविया जॉइंट वर्क ऑन एग्रीकल्चर के बारे में। इंडिया इज अपोज KJWA विच शॉट टू मिनिमाइज ग्रीन हाउस गैस एमिशन फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो भारत ने अपोज किया है कोरोनिविया जॉइंट वर्क ऑन एग्रीकल्चर को, जो कि मिनिमाइज करेगा ग्रीन हाउस एमिशन को एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। तो इंडिया ने क्यों अपोज किया हम जानेंगे, समझेंगे इसको। इंडिया अपोज इज सेइंग एमिशन फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर आर नॉट लग्जरी एमिशन बट सर्वाइवल एमिशन ऑफ द पुअर। इंडिया ने अपोज किया इसको, उसका मानना है कि जो एमिशन होता है एग्रीकल्चर सेक्टर से ये लग्जरी एमिशन नहीं है बल्कि सर्वाइवल एमिशन है पुअर के द्वारा। KJWA is a landmark decision under UNFCCC that works to reduce greenhouse gas emission from the agriculture sector। जो आपका कोरोनिविया जॉइंट वर्क ऑन एग्रीकल्चर है, यह आपका एक लैंडमार्क डिसीजन था यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के द्वारा, जो कि काम कर रहा है रिड्यूस करने के लिए ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को एग्रीकल्चर सेक्टर से। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट कार्बन एमिटर इन दी वर्ल्ड ऑल्दो आवर पर कैपिटा कार्बन एमिशन आर लो।
इंडिया जो है वो तीसरा लार्जेस्ट कार्बन एमिटर है वर्ल्ड का, लेकिन हमारा जो पर कैपिटा कार्बन एमिशन है वो काफी कम है। एग्रीकल्चर सेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 7% ऑफ द ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन, और जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ये रिस्पॉन्सिबल है 7% ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस के एमिशन के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी। तो हम जानेंगे जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी के बारे में। जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी इज एन emerging field of study that includes geographic information system, remote sensing and global positioning system। जो आपका जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी है ये एक emerging फील्ड है स्टडी का, जो कि इंक्लूड करता है आपका जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS, रिमोट सेंसिंग RS और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS को। जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी इनेबल करता है कि एक्वायर किया जाए डाटा को जो कि रिफरेंस और अर्थ को ध्यान में रखते हुए, ताकि एनालाइज किया जा सके, मॉडल किया जा सके सैनिटेशन और विजुअलाइजेशन के लिए। गवर्नमेंट हैज प्रीवियसली रिलीज गाइडलाइंस ऑन जियो स्पेशियल डाटा 2021, ड्रोन रूल 2021 एंड स्वामित्व सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया स्कीम टू प्रोवाइड एन इंटीग्रेटेड प्रॉपर्टी वैलिडेशन सॉल्यूशन फॉर रूरल इंडिया। गवर्नमेंट ने प्रीवियसली रिलीज किया था गाइडलाइंस को जियो स्पेशियल डाटा 2021, ड्रोन रूल 2021 और स्वामित्व सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया स्कीम के माध्यम से, ताकि प्रोवाइड किया जा सके एक इंटीग्रेटेड प्रॉपर्टी वैलिडेशन सॉल्यूशन को रूरल इंडिया के लिए। It is a scheme for mapping the land parcel in rural inhabited area using drone technology and continuously operating reference station। और ये जो स्कीम है मैप करने में मदद करेगा लैंड पार्सल को रूरल इनहेबिटेड एरिया पे उपयोग करके ड्रोन टेक्नोलॉजी का कंटिन्यूअसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन की मदद से। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फोटोनिक क्रिस्टल। PIB का नीचे इंपॉर्टेंट हो जाता है, जानेंगे हम फोटोनिक क्रिस्टल के बारे में, फिर इसका क्या एप्लीकेशन है। जो एक रिसर्च टीम है आपका सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट साइंस के CENS के, जो कि एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है, इन्होंने डेवलप किया है ग्राफीन स्टैब्लिश ट्यूनेबल फोटोनिक क्रिस्टल को, जो कि काफी ज्यादा ड्यूरेबल है और बेटर रिफ्लेक्टिव डिस्प्ले और लेजर डिवाइस है इसमें। फोटोनिक क्रिस्टल इज एन ऑप्टिकल नैनो स्ट्रक्चर इन विच द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स चेंजेस पीरियोडिकली। जो फोटोनिक क्रिस्टल होता है आपका ये एक ऑप्टिकल नैनो स्ट्रक्चर होता है जिसमें जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है ये बदलता है पीरियोडिकली। फोटोनिक क्रिस्टल जो है वो अट्रैक्टिव ऑप्टिकल मटेरियल होता है, ये कंट्रोल करता है और मैनिपुलेट करता है लाइट के फ्लो को। इसका एप्लीकेशन क्या है? वन डायमेंशनल फोटोनिक क्रिस्टल आर ऑलरेडी इन वाइड स्प्रेड यूज इन द फॉर्म ऑफ थिन फिल्म ऑप्टिक्स विद एप्लीकेशन फ्रॉम लो एंड हाई रिफ्लेक्शन कोटिंग ऑन लेंसेज एंड मिरर टू कलर चेंजिंग पेंट एंड इंक। जो वन डायमेंशनल फोटोनिक क्रिस्टल है ये पहले से ही उपयोग में है बहुत ज्यादा, जैसे कि आपका थिन फिल्म ऑप्टिक हो गया जिसमें एप्लीकेशन जो है लो से हाई रिफ्लेक्शन कोटिंग हो गया लेंसेज का, मिरर का, कलर चेंजिंग पेंट या इंक, इन सब पे बेसिक इन्फॉर्मेशन जो इससे रिलेटेड उसको भी हम समझते हैं। लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल कॉल्ड फोटोन, बंडल ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड दैट कैरी ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी। जो लाइट जो कि बनता है पार्टिकल से उसको हम फोटोन कहते हैं। ये बंडल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का जो कि कैरी करते हैं एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी को। ग्राफीन आपका एक एलोट्रोप है कार्बन का जो कि कंसिस्ट करता है सिंगल लेयर ऑफ एटम को, जिसको अरेंज किया जाता है 2 डायमेंशनल हनीकॉम्ब लैटिस नैनो स्ट्रक्चर पे। इसका उपयोग किया जाता है इसके हाई स्ट्रेंथ के कारण, लो वेट और हाई कंडक्टिविटी कैपेबिलिटी के कारण। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है? तो ऑप्टिक्स में जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है किसी भी ऑप्टिकल मीडियम का, ये एक डायमेंशनलेस नंबर होता है जो कि एक इंडिकेशन देता है लाइट के बेंडिंग एबिलिटी को उस मीडियम पे। ये आप देख के समझ सकते हैं। जो बायो इंस्पायर स्ट्रक्चर है फोटोनिक क्रिस्टल आपका 1D पीस, 2D पीस और 3D पीस में क्या क्या काम करता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इन्वायरमेंटल DNA। तो हम जानेंगे इन्वायरमेंटल DNA के बारे में। Invasive alien species are severe threat to biodiversity, causing local extinction of native species and effective ecosystem service, human livelihood, economy and health. One such species is invasive catfish that present in the water body will be detected using environmental DNA based assay। जो इन्वेसिव एलियन स्पीसीज है ये खतरा बन गया है बायोडाइवर्सिटी के लिए। इसके कारण जो लोकल एक्सटिंक्शन देखा गया है नेटिव स्पीसीज का और जो इफेक्ट हो रहा है इकोसिस्टम सर्विस, ह्यूमन लाइवलीहुड, इकोनॉमी और हेल्थ पे, ऐसा एक स्पीसीज जो है इन्वेसिव कैटफिश का, इनका जो प्रेजेंस है वाटर बॉडी पे जिसको डिटेक्ट किया गया है इन्वायरमेंटल DNA बेस्ड एसे के माध्यम से। तो eDNA होता क्या है जो आपका इन्वायरमेंटल DNA है? eDNA is defined as genetic material obtained directly from environmental sample, soil, sediment, water, etc. without any obvious sign of biological source material। जो eDNA इन्वायरमेंटल DNA है इसको डिफाइन किया गया है कि एक जेनेटिक मटेरियल है जिसको ऑब्टेन किया जाता है डायरेक्टली इन्वायरमेंटल सैंपल से, यानी सॉइल, सेडिमेंट, वाटर एक्सेट्रा की मदद से, बिना कोई ऑब्वियस साइन के बायोलॉजिकल सोर्स मटेरियल के। इसी को eDNA कहते हैं। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर्स सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.